लड़ाई में बताओ कितने लोग साथ दोगे? हाथ खड़ा करो पहले। ईवीएम का भी इलाज कर देंगे, तुम अपनी ताकत को पहचानो। सुनो, आज समाज पार्टी बीमार में आंदोलन करेगी तो प्रधानमंत्री जी को पता होगा। एनआरसी का आंदोलन किया था ना, तो प्रधानमंत्री जी ने अगले दिन स्पीच दी थी कि भाई कुछ हमारे दलित नेता भी गुमराह हो गए। गुमराह उमराने में वकील है, हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी क्या पढ़ाते हैं, हम जानते हैं। अमीर नहीं हुआ, जिसके पास जमीन नहीं थी उसके पास जमीन नहीं आई, जिसके पास उद्योग धंधे नहीं थे उसके पास उद्योग धंधे नहीं आए, जिसके पास मकान नहीं था उसके पास 15 तारीख को मकान नहीं आ गया कि भाई आजाद हो गए तो सब कुछ आ गया। इस देश में जो व्यवस्था थी, व्यवस्था के आधार पे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जातियों के आधार पर बटे हुए जो लोग हैं, दलित वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक लोग, जिनके पास आजादी से पहले पाबंदियां थी कि वो मकान नहीं बना सकते, वो रोजगार नहीं कर सकते, वो धार्मिक उत्सव में भाग नहीं ले सकते, वो सुख सुविधाओं का जीवन नहीं ले सकते, उन लोगों को सुख सुविधाओं का जीवन कैसे आया? क्या आया? 15 अगस्त 1947 को नहीं आया। कब आया? जब इस देश का संविधान लागू हुआ। क्या लागू हुआ? संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1900। आजाद कब हुए? 15 अगस्त 1947, यानी कि लगभग 2 साल से भी ज्यादा के समय के बाद इस देश में संविधान आया, जो संविधान हमें आजादी देता है। कैसी आजादी? सामाजिक आजादी, कि जाति के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं, अपमान, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, आर्थिक आजादी कि एक गरीब का बेटा भी सरकारी नौकरी में, प्राइवेट रोजगार करके, बिजनेस करके, खेती करके भी वो भी अमीर बन सकता। धार्मिक आजादी कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने धार्मिक आयोजन को, बुद्धिस्ट हो, वो कर सकते हैं। फिर कैसी आजादी कि खुली हवा में सांस ले सकते हैं, स्टेज लगा के प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने लोगों को समझा सकते हैं, उनकी बात सुन के आंदोलन कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये सब कहां से मिला? संविधान से। आज अगर मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने, किसकी वजह से मिले? संविधान की वजह से। आज हमारा मंच सजा, किसकी वजह से सजा? आज अगर हम माइक पे बात रख पा रहे हैं, किसकी वजह से? हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस के लोग खड़े हैं, इनका धन्यवाद। किस वजह से? संविधान की वजह। ये सब कुछ कैसे मिला? अगर गांव में हमारी बहन ग्राम पंचायत की मेंबर से लेके प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, सभासद, पार्षद, चेयरमैन, विधायक, एमपी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर बन सकती है तो किस वजह से? अगर ना होता संविधान तो कोई महिला डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन पाती क्या? कोई महिला पढ़ पाती क्या? कोई महिला कुर्सी पे बैठ पाती क्या? ये कहां से आया? अगर इस देश की सबसे पुरानी पार्टी की के बड़े नेता की बेटी इंदिरा गांधी भी अगर प्रधानमंत्री बनी तो किस वजह से बनी? अब इस बात को समझो कि जिन लोगों पे अधिकार नहीं थे उनको अधिकार कैसे मिले, इसलिए एक समिति बनी, लोक लेखा समिति, लोक कल्याण समिति। उसके लिए जनता चयन करती है कि हमारी लोकसभा से कौन चुन के जाएगा, जनता उसको वोट देती है, और जिसको 50% से ज्यादा जितना वोट पड़ा है उसके हिसाब से 51% के लगभग जिसके पास सहमति होती है वो जीत जाता है। अगर 49% दूसरे को मिल जाए तो वो हार जाता है, 50% से ज्यादा जिसको मिलती है वो जीत जाता है। उसकी जिम्मेदारी क्या थी? जिम्मेदारी ये थी जिन पे घर नहीं उनकी सूची बना के उनके घर बनवाए जाए, जिन पे जमीन नहीं उनको खेती करने के लिए जमीन दी जाए, जिन पे रोजगार नहीं उनको रोजगार दिया, जहां स्कूल नहीं अच्छे स्कूल बनाए जाए, जहां कॉलेज नहीं अच्छे कॉलेज बनाए जाए, जिनके पास अच्छे हॉस्पिटल नहीं वहां अच्छे हॉस्पिटल बनाए, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था बनाई जाए, सरकारी इंस्टीट्यूशन बने। ये सारा सिस्टम बनाने के लिए एक लोक लेखा समिति, जिसको हम क्या कहते हैं आज? सरकार। अब 70 साल से ज्यादा हो गए, सुबह मजदूरी पे जाते हैं तो शाम के समय इतने पैसे इकट्ठा होते हैं कि घर का राशन और घर की सुविधाएं पूरी हो जाए। पार्टियां बदली, नेता बदले,
मुख्यमंत्री बदले, प्रधानमंत्री बदले, लेकिन आपके जीवन में कुछ नहीं बदला। आपको अगर कुछ करना है अपने जीवन में तो मेहनत मजदूरी ही करें। जितने लोग यहाँ बैठे, पढ़े लिखे लोग कितने बैठे हैं, रोजगार मिल रहा है क्या? कोई सरकारी नौकरी मिल रही है क्या? 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, घोटाला कर दिया, 20,000 पद दलित पिछड़े वर्ग के खा गए। कोई भर्ती आती है, पेपर लीक हो जाता है। मतलब चोर सारे इकट्ठे हो गए हैं कि किसी तरह से गरीबों का खून सींच के जो टैक्स मिलता है उससे उस पैसे का अपने हिसाब से प्रयोग करिए। ये भी समझ लो, सरकार जो योजना चलाती है ना, चाहे जैसे हमारे प्रधान जी बता रहे थे कि राशन देती है सरकार, देती है क्या सरकार राशन? आपके यहाँ आता है क्या राशन? बताओ जरा, फिर बताते हैं आपको। आता है ना राशन? बहुत अच्छी बात। कोई पकड़ेगा? ये राशन कहाँ से आता है पता आपको? सरकार जो योजनाएं लाती है उसका पैसा कहां से आता है, जानकारी है? मैं समझाता हूँ, अब गौर से सुनो। आप जो सामान खरीदते हो उस पर टैक्स लगता है। मैंने ये गमछा खरीदा, अगर मैंने 50 रुपए खरीदा तो जीएसटी के हिसाब से इस पे 28% टैक्स लगा। कितना लगा? अगर 100 रुपए का सामान है, 28% टैक्स लगेगा, तो 28 रुपए किसके खाते में जाएंगे? सरकार। आपने माचिस खरीदी, आपने सिंदूर खरीदा, आपने चप्पल खरीदे, जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, खाने का सामान खरीदा, पीने का सामान खरीदा, पानी की बोतल खरीदी, गुलाब खरीदे, गुलदस्ते खरीदे, सब पे क्या लगता है? आपने पेट्रोल खरीदा, डीजल खरीदा, अलग अलग तरह के टैक्स है। फिर जो प्राकृतिक रिसोर्स, इससे जो पैसा इकट्ठा होता है, जो आप टैक्स देते हैं, वो कहाँ जाता है? सरकार के खाते में। वो जो बजट बन जाता है, उस कोष में जो पैसा इकट्ठा होता है वो बजट हो जाता है। उस बजट से योजनाएं बनती है कि भाई किस योजना पे कितने पैसे लगाने, किसके विकास में। पहले क्या होता था? स्कॉलरशिप मिलती थी, मिलती थी नहीं मिलती थी? बजट आता था, कैसा? हमारी तरक्की के लिए। कैसा? हॉस्टल बनेंगे, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए सुविधाएं आएंगी, और तमाम तरह के अवसर हमारे लिए मिलते थे कि हम अपने जीवन में तरक्की कर सके। ये क्यों हुआ? क्योंकि आजादी के साथ अधिकार, अवसर नहीं मिले। आजादी तो मिली 15 अगस्त को, और आजादी मिलने के बाद जिंदगी में बदलाव कैसे होगा वो आया अधिकार 26 जनवरी 1950। जिस दिन संविधान आया उस दिन से संविधान विरोधी इस बात में लग गए कि किस तरह से अपनी ताकत बनाकर संविधान में जो अधिकार इनको मिले उस अधिकार को इन तक ना पहुंचने दिया जाए। और आज भी वो इसी काम को कर रहे हैं। ये तो भला हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, उन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके हमें वोट का अधिकार दिया, जो करोड़ों रुपए से भी कीमती है, जिस वोट की वजह से राजा महाराजा भी हमारी गलियों में वोट मांगते फिरते हैं, हमारे पैर पकड़ते हैं, हमारे पैर धोते हैं, हमें भाई कहते हैं, हमारे कंधे पे हाथ रखते हैं, और जब उनका मतलब निकल जाता है तो फिर 5 साल हमारी बस्तियों में आकर भी नहीं देखते हैं। अगर ना हो वोट का अधिकार तो आपको कोई पूछने ना आए, ना हो वोट का अधिकार तो आप सड़क पे मरे पड़े रहो, आपकी तरफ कोई देखे ना। अगर आज देश के बड़े बड़े नेता और अभिनेता हमारे बीच में घूमते हैं तो क्यों घूमते? पता है क्या है हमारे पास? अगर ये वोट की ताकत, इसका हम सही इस्तेमाल नहीं करते। बाबा साहब को लगता था कि हमारे लोग पढ़ लिख के समझदार हो जाएंगे, अपनी वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, अपनी ताकत बनाएंगे, अपने बीच के लोगों को आगे बढ़ाएंगे, और एक दिन इतने ताकतवर हो जाएंगे कि अपनी जिंदगी के फैसले अपने आप करें। लेकिन आज तक भी हम उस हालात में नहीं। अब सवाल ये है, एक तरफ वो लोग संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने क्या किया? आपकी वोट के अधिकार को पहले वो खरीदने का काम करते थे, अब वो क्या करते हैं? ईवीएम द्वारा वोट की चोरी कर लेते हैं। क्या करते हैं? आप बटन दबा के आते हो किसी और का और चली जाती है वोट कहीं और, ठीक है? अब ईवी वो भी वोट भी नहीं बच रही। तो अब हमें ये तय करना है कि हम, हमारे महापुरुषों ने जो अधिकार हमें दिए, अपने बच्चों कुर्बानियां देके, अपना जीवन समर्पित करके, अपनी सुख सुविधा छोड़ के, हम अपने महापुरुषों के लिए, उनके सपनों के लिए क्या कर रहे हैं? मेरे जैसे नौजवान, पढ़े लिखे आपके जैसे नौजवान, अगर हम लोग, बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपके सारी परेशानियों का हल कर सकती है। ये बेटा, ये पत्रकार साथी साइलेंट हो जाओ। राजनीतिक सत्ता कौन सी चाबी है? राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। और उन्होंने ये भी कहा, नौजवानों को स्पेशल कह रहा हूं, ये जो नौजवान अभी बैठे हैं मेरे साथ चल के आए, कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा दंड ये होगा, योग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। पढ़े लिखे नौजवान जो देश की पॉलिसी बना सकते हैं, जो प्रदेश की पॉलिसी बना सकते हैं, जो अपने लोगों के लिए नए कानून बना सकते हैं, कानून को लागू करा सकते हैं,
वो सड़कों पे बेरोजगार घूम रहे हैं पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को अवसर नहीं मिल रहा। फिर हमने प्रयास किया कि हम मिलकर इस ताकत को बनाएं। आज इसीलिए मैं आपके बीच में हूँ। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। सब यहाँ समझदार लोग बैठे हैं, हर जाति धर्म के लोग बैठे हैं। आप अपनी परेशानियों को एक कागज पे लिख के मुझे दे दो, जितनी परेशानी आपकी, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं लिख के देता हूं कि बहुत कम समय में मैं आपकी सारी परेशानियां अपने भाइयों के सहयोग से, आंदोलन के सहयोग से हल करने का काम कर दूंगा। मैं वचन दे के कहता हूं। आपकी जिंदगी में जो गरीबी है, बेबसी है, ये क्यों है? जब हम सारा टैक्स दे रहे हैं तो हमारी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं हो रहा? हम मेहनत हमसे ज्यादा कोई करता है क्या? लोग 8 घंटे मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे मजदूरी करते हैं नहीं करते? खेतों में काम करते हैं, 150 रुपए 200 रुपए में पूरा देश घूमता हूं। अब ये घटना हुई, मुझे बात आपसे बतानी, सुनोगे? मुजफ्फरनगर का एक परिवार कोल्हू पे काम करने के लिए बागपत गया। कहाँ गया? बागपत पे वो कोल्हू में काम कर रहा, पूरा परिवार चला गया। दोपहर में जब वो उनके माँ बाप रोटी खाने चली गई, उनकी एक बच्ची थी, जैसे हमारी बहनें खड़ी हैं, नाबालिग बच्ची, वो कोल्हू में झोंक रही थी। बहुत ही नीच लोग, बहुत ही, मैं उनको किन शब्दों में बयां करूं, वो उस बच्ची को बदनीति से पकड़ लेते। जब पकड़ लेते हैं तो वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए हल्ला मचाती है, उनसे झगड़ा करती है, तो वो उसको उठा के कोल्हू में फेंक देते। 60% वो बच्ची, देखो मैं बता रहा हूँ, गौर करना इस बात को, महसूस करना कि वो हमारी बहन है, अपने दिल पे हाथ रख के महसूस करना। 60% वो बच्ची जल जाती है। उसके माँ बाप आवाज सुन के चीख भाग के आते हैं, उसको निकालते हैं। फिर वो सोचते हैं उसके माँ बाप अपनी बच्ची को बचा ले, तो मालिक जिन लोगों ने वो अपमान किया, उनके लोग उसको दबाव बना के रोक लेते हैं। वो कहते हैं अस्पताल ले चलो, कहते हैं नहीं अस्पताल ले जाएंगे। फिर वो एम्बुलेंस नहीं बुलाते, फिर जबरन अपनी गाड़ी में घेर के उनको दिल्ली ले जाते हैं। दिल्ली में ले जाके ये जो ऐसे लोग हैं ना, वो इंतजार करते हैं कब उनके घर में तकलीफ हो, क्योंकि वो अपनी बहन को बहन मानते हैं। वो किसी गरीब की बेटी को, किसी कमजोर की बेटी को बहन नहीं मानते। वो इंतजार करते हैं कब मेरी बहन के साथ ऐसा, तब उसको तकलीफ का एहसास हो। मैं आपको सिर्फ एहसास करा, महसूस करो कि वो आपकी बच्ची थी, फिर बताना कैसा लगता है। वो उसको दिल्ली ले जा लेते हैं, वो उसके माँ बाप, और दिल्ली में छोड़ के उनको भागाते हैं। उसका भाई जाता है थाने में रिपोर्ट कराने, एसएचओ लिखने से मना कर देता, रिपोर्ट कह रहा मैं अभी जांच करूंगा। वो वापस आ रहा होता है तो वही ताकतवर लोग के गुंडे उसको पकड़ लेते हैं, उसको पीटते हैं खूब। वो डर के अपनी जान बचा किस तरह से भाग के वहां से आता है। वो बच्ची 60% जली हुई अपनी जिंदगी मौत के बीच लड़ रही है। उसके माँ बाप कहते हैं भाई इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था करा दो, कोई पैसे की व्यवस्था नहीं कराता। फिर उसके माँ बाप को बुला लेते हैं कि आप छोड़ो उसको, वो बचेगी नहीं बचेगी, लेकिन ये हमारा काम करो कोल्लू वाला जो आपने ले रखा है। मजबूरी में उनके माँ बाप को वहां काम करना पड़ता है, उनको बंधक बना लेते हैं। फिर खबर आती है भीम आर्मी के लोगों पे कि भैया हमारे साथ ऐसा हो गया। फिर भीम आर्मी के लोग जाते हैं, उनका मुकदमा दर्ज कराते हैं, उस बहन का इलाज की जिम्मेदारी उठाते हैं। जब वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है तो उसको मुजफ्फरनगर ले आते हैं। जब मुजफ्फरनगर ले आए तो मुझे उन्होंने कहा कि भैया मुजफ्फरनगर आ गई, उनका परिवार एक बार आपसे मिलना चाहता। मैं मिलने गया उससे। वो 60% जली बच्ची, वो मेरी तरफ आंखों में आंखें डाल के देखती है, मुझसे उम्मीद करती है कि मेरा भाई आया, मुझे न्याय मिलेगा। मेरे पास उसके उसको कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं क्या जवाब दूं उसको, बताओ, आप बताओ। कानून व्यवस्था होते, सब कुछ होते, उसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? कोई जवाब है आपके पास? वो मेरी वो आंसू बहा रही थी और मुझसे कहती भाई मेरे अपराधियों को सजा दिलाना। मैं क्या करूं? सजा दिलाने की ताकत तो सरकार के हाथ में। सरकार तो इतनी नालायक है, किसी बहन बेटी के अपमान को समझती नहीं है। क्या गरीब की बेटी इज्जत नहीं रखती? वो परिवार से जब मैंने बात की, मैंने पूछा कि भाई आप लोग यहाँ क्यों कर रहे थे, तो कहा कि भाई पेट पालना, हमने ठेका लिया था। तो मैंने कहा कि बताओ कितने घंटे काम करते हो? कि 24 घंटे। कोल्हू तो 24 घंटे चलता है। तो मैंने कहा कैसे करते हो? कि रात 12 बजे तक ये बच्चियां जलाती हैं, 12 बजे के बाद, रात के बाद हम जलाते हैं, 8 बजे से फिर ये जलाती है। तो मैंने कितने पैसे मिल जाते हैं एक आदमी को? कहा 140-50 160 रुपए तक एक आदमी को पड़ जाते हैं। ये इसलिए मैंने कहा कि 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं लोग। आप इस जिंदगी को जिंदगी समझते हो यार? सुनो, अमीर का कुत्ता एसी की गाड़ी में घूमता है,
अमीर के कुत्तों के लिए सर्दियों में गर्म हीटर लगता है और गर्मियों में एसी, और बढ़िया बेड पे सोता है। आप पे है बेड? अपनी जिंदगी और उनकी जिंदगी में फर्क देखो। इस देश में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब, और कुछ पूछने वाला नहीं। मैंने बात आपको इसलिए बताई कि अगर हम ताकत में होते तो उस एसएचओ का ऐसा इलाज करता कि उसकी कई पीढ़ियां याद रखती कि कैसे किसी गरीब के साथ न्याय अन्याय किया जाता, उस पर लिख के मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भिजवाता, उसको एहसास कराता कि किसी को पैसों के दबाव में, ताकत के दबाव में किसी की बेटी को न्याय देने के बीच में बाधक बनने का परिणाम क्या होता। मगर मैं क्या करूं, मैं सड़कों पे तो लड़ रहा हूं। जब तक मेरे पास संवैधानिक ताकत नहीं होगी तो मेरी बात का असर कैसे होगा? अभी तो मैं क्या करता हूँ, किसी साथ अन्याय हो उसकी जाकर मदद कराता हूँ, लेकिन सोचो अगर मेरे हाथ में आपने ताकत दी तो क्या कोई पॉलिसी नहीं बना पाऊंगा मैं आप लोगों के लिए? बताओ, क्या मैं अपने उन भाइयों का ध्यान नहीं रख पाऊंगा जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं? इतनी योजना बना के बैठे हैं, लेकिन क्योंकि अमीरों ने पैसे की एक व्यवस्था कर दी कि पैसा बांट के वोट खरीद लो, इसलिए गरीब आदमी की जेब में पैसा नहीं, वो पैसा देता। लेकिन काशीराम साहब ने तैयार किया था, उन्होंने कहा वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटी की रक्षा करनी। मैं अपने नौजवान भाइयों को, आज अच्छा हुआ तुम लोग मेरे सामने, ये बताओ इस जुल्म के खिलाफ क्या करूं मैं? बताओ मुझे, तुम जवाब दो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ जितने नौजवान हैं, क्या मैं इसके खिलाफ घुटने टेक के घर जाकर बैठा नहीं लड़ूं? बताओ। सुनो, तुम मुझे 100 किलो घी, बिल्कुल ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे वोट दोगे तो मेरा शरीर भले ही इतने किलो का रहे तो मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि एक भी आंख आपके खिलाफ, एक भी अन्याय अपनी बहन बेटी के खिलाफ, एक भी अन्याय किसी गरीब के खिलाफ नहीं होगा। ठीक है? तो लड़ाई है इस देश में, संविधान बचा सच है, लेकिन लड़ाई इस देश में ये भी है कि हम स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे। वो जो सुख सुविधा अमीरों को मिल रही है गरीबों तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। इन बहन बेटियों को जो मजबूरी में पढ़ाई छोड़ के खेतों में जाकर काम करना पड़ता है, फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, डॉक्टर इंजीनियर बन के भी जाति के आधार पर गाली सहनी पड़ती है, कब तक चलेगा इस देश? अमीर बदलना नहीं चाहते और आप ये सोच के बैठे हो कि कोई मसीहा आके बदले। कोई मसीहा नहीं आता है, मसीहा कोई पैदा नहीं होता है। मसीहा तो आप लोग अपनी मेहनत से, आप ही जिम्मेदारी लेके आप ही मसीहा बन सकते हो। मेरे हाथ में क्या है? जब तक आप मुझे ताकत दोगे मैं क्या करूंगा? बताओ, आप ही बताओ मैं कर क्या सकता हूँ? लेकिन अगर आपने ताकत दी फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह लड़ा जाता है। देखो उनके पास माफिया है, उनके पास मीडिया है, उनके पास धन है, उनके पास साधन है, उनके पास सरकार है। मेरे पास आपके अलावा है क्या? ये भी बताओ भाई। माफिया क्यों है? क्यों मेरे ऊपर गोली चली? क्यों मुझे 4 गोली मारेंगे? आप बताओ, क्या मैंने किसी का नुकसान किया है? अपने लोगों की आवाज उठाना गलत है क्या? दलित पिछड़ों की आवाज उठाना गलत है क्या? पहलवान बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ना गलत है क्या? अगर ये गलत है तो फिर तो मैं इसको करूंगा, लेकिन आप कब तक इंतजार कर रहे हो? वो गोली पिछली बार बच गई थी, अब इंतजार करोगे गोली बीच को निकल जाए? मैं गोली से नहीं डरता, मैं तो आपकी बेवकूफी से डर रहा हूँ। कब तक आप ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे जो आते हैं चुनाव के बीच और आपको ठग के चले जाते हैं? मैं आपसे साथ मांगने आया इस लड़ाई को जीतने के लिए, क्योंकि देखो मेरे जाने के बाद पैसे वाले भी आएंगे, वो कहेंगे अरे छोड़ो चंद्रशेखर, क्या इसके पास पैसे लो और हमारे साथ चलो। ये पैसे पैसे नहीं है, ये आपके महापुरुषों का जो अधिकार आपको दिया गया उनके द्वारा कुर्बानी देके उसको खरीदने का इंतजाम। कब तक बिकते रहोगे? बिकने वालों को क्या कहते हैं बताओ? तो फिर स्वाभिमान कैसा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हमें लड़नी है, और मैं अपनी माँ बहनों को भी कहना चाहता हूँ, कब तक इस गरीबी बेबसी की जिंदगी में जीती रहोगी? क्यों इसका इंतजाम नहीं करते कि आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई खड़ा हो जाए? आप नहीं जानते मेरी ताकत को? क्या मैं केंद्र की सरकार को हिला नहीं सकता? क्या बताओ जितने लोग यहाँ बैठे जानते हैं नहीं जानते? बताओ। जब दिल्ली में गुरु घर टूटा था हिलाई दिया नहीं हिलाई थी? बताओ। और नहीं डरता मैं जेल मुकदमों से, नहीं डरता। 2 साल 3 साल हो गए मेरा पासपोर्ट पड़ा हुआ है, सरकार ने पाबंदी लगाई, मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बुलाया गया कि आप आके यहाँ स्पीच करो, जाने नहीं दिया। मुझे यूएन में बुलाया गया, जाने नहीं दिया। मुझे टाइम मैगजीन वालों ने बुलाया, जाने नहीं दिया। मैं क्या करूंगा वहां जाके? असल समस्या तो यहाँ, मैंने वो जीवन भी इसलिए छोड़ा कि ये लड़ाई लड़नी। आज का नेता तो भाई एक मुकदमा लगता है नेताजी भाजपा में भाग जाते हैं। क्यों लड़ रहे हैं हम उनके खिलाफ पता है? क्योंकि हमने अपने जमीन को गिरवी नहीं रखा और हम लड़ना जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हम किनका खून है, और हम ये भी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तब उनसे हार नहीं मानी, मान्यवर काशीराम साहब ने तब उनसे हार नहीं मानी। आज तो फिर भी हम पे बहुत कुछ है। आज तो हम पे मेरे बराबर के भाई हैं जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे।
हम झुकने वाले नहीं। हम हमेशा लड़ते रहेंगे सदियों सदियों, लेकिन अब लड़ाई आर पार की है। हमें ये जंग जीत के अपनी ताकत बनानी, क्योंकि जब तक हम पे ताकत नहीं होगी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो झूठे मुकदमे लगाएंगे, जेल करेंगे, तमाम तरह की मुसीबतें पैदा करेंगे, लेकिन उनसे डरना नहीं। क्या डरोगे उनसे? तो इस लड़ाई में बताओ कितने लोग साथ दोगे? हाथ खड़ा करो पहले। ईवीएम का भी इलाज कर देंगे, तुम अपनी ताकत को पहचानो। सुनो, अभी एक आंदोलन तो है कल, अब पता नहीं उनको परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन जब आजाद समाज पार्टी बीमार में आंदोलन करेगी तो प्रधानमंत्री जी को पता होगा। एनआरसी का आंदोलन किया था ना, तो प्रधानमंत्री जी ने अगले दिन स्पीच दी थी कि भाई कुछ हमारे दलित नेता भी गुमराह हो गए। गुमराह उमराने में वकील है, हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी क्या पढ़ाते हैं, हम जानते हैं, समझ रहे हो। और वो कहाँ है हमारा चुनाव निशान? लाए हो? है?